जब मैं छोटा था तब से मैं एक देखते आ रहा हूँ कि महात्मा गांधी भारत में हर जगह है। स्कूल की किताबों में, भारत में शायद ऐसा कोई गांव या शहर हो जिसमें कि महात्मा गांधी के नाम पे किसी रोड या स्मारक नहीं हो। और सबसे आखिरी में नोट पर तो गांधी जी हर दिन सुबह शाम दर्शन देते हैं। हर भारतीय की तिजोरी में, पर्स में, जेब में, हर जगह नज़र आते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया वैसे वैसे इस बात से मेरे अंदर कहीं न कहीं पर गांधी जी को लेकर निगेटिव विचार आते गए। आखिर हम उनको इतना सम्मान क्यों देते हैं, किस वजह से देते हैं, मुझे इस बराबर तो याद नहीं है। लेकिन शायद छठी या सातवीं में सहायक वाचन किताब थी सामाजिक विज्ञान में, जिसके अंदर की पूरा का पूरा चैप्टर ही, पूरा बुक ही गांधी जी के ऊपर थी, शुरू से लेकर लास्ट तक। वो याद करना, वो पढ़ना बहुत बुरा लगता था, लेकिन करना पड़ता था। फिर जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे गांधी जी के बारे में समझ विकसित होती गई, उनको जानते गए, उनको समझते गए। अभी का जो माहौल पिछले 2-3 सालों से जो देख रहे हैं, उसमें हमने देखा कि गांधी जी को कुछ लोग एक तरीके से खलनायक के तौर पे पेश कर रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा का होना इस देश में एक तरीके से गाली जैसा बनते जा रहा है। उन लोगों को जिन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ भी जाना समझा नहीं, उनको गांधी जी के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अगर गांधी जी आज होते तो आज का भारत कैसा होता, गांधी जी का भारत की आज़ादी में, भारत के निर्माण में क्या योगदान है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग गांधी जी की आलोचना करते हैं उनसे मेरे चंद सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि गांधी जी ने खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में आंदोलन किए, देश को एकजुट करने के लिए, भारत के निर्माण के लिए। उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, ये कि लोगों को समझाना भारत है क्या। आप इस बात को याद रखिए कि 1947 में भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस वक्त भी भारत 547 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो उस वक्त की अगर हम बात करें 1920-30 के दशक की, तो उस वक्त तो लोग अपने अपने राज्य को जानते थे। छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनकी निष्ठा उनके प्रति थी या तो अंग्रेजों के प्रति थी, गांधी जी के प्रति किसी की नहीं थी। गांधी जी ने लोगों को एकजुट करने के लिए कई सारे प्रयास किए और ये उनका सबसे बड़ा भारत के लिए योगदान है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, वो शुरू किया गांधी जी ने, तो पहली बार तो सारे भारतीय लोग उसमें शामिल हुए। लेकिन अगली बार एक बहुत बड़े तबके ने उस आंदोलन से किनारा कर लिया। कैसे? जो अमीर किसान थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सिर्फ इसलिए शामिल हुए थे कि उनको लगता था कि उनको टैक्स कम देना पड़ेंगे। अगली बार जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी ने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो उन्होंने मना कर दिया। वो देश की आज़ादी से उनको कोई लेना देना नहीं था, उनको मतलब था तो सिर्फ इस बात से कि बस हमको टैक्स कम देना पड़े। बिजनेसमैनों की बात करें तो बिजनेसमैन एक चाहते थे कि ट्रेड बैरियर से कम हो जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्हीं बिजनेसमैनों के वंशज आज जो होते हैं वो हमको गांधी जी के बारे में और देश के बारे में, देशभक्ति की बात सिखाते हैं। आप देखिए जलियांवाला बाग कांड के बारे में अगर हम बात करें जो काफ़ी फेमस है, जलियांवाला बाग के अंदर क्या हुआ। जनरल डायर ने
आदेश दिया भारतीयों को मारने का। मारने के लिए खड़े कौन हुए? भारत के ही लोग जो अंग्रेजी राज में सैनिकों का काम कर रहे थे। न तो उन सैनिकों में से किसी की ये मजाल हुई, न ही वहाँ मरने वालों में से किसी की ये मजाल हुई कि वो पलट कर उस जनरल डायर को ही मार देते हैं। और वही लोग आज गांधी जी के बारे में ये सब कहते हैं। असहयोग आंदोलन, गांधी जी का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया था कि अगर वास्तव में सारे के सारे भारतीय असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते, वास्तव में वो देशभक्ति की इस भावना से उत्प्रोत हो जाते, तो शायद 1 महीना भी नहीं लगता और असहयोग आंदोलन की वजह से अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ता। लेकिन कितने लोग शामिल हुए? नहीं शामिल हुए। और यही लोग आगे जाकर आज गांधी जी के बारे में कुछ कई सारी बातें बोलते हैं। पेंटाबुलर क्रिकेट टूर्नामेंट होता था भारत में, जिसमें एक टीम अंग्रेजों की होती थी, एक टीम हिंदू जिम खाना की होती थी, एक टीम मुस्लिम जिम खाना की होती थी, एक टीम पारसी की होती थी और एक टीम बाकी भारतीय लोगों की होती थी। गांधी जी एकमात्र शख्सियत थे जिन्होंने इस पेंटाबुलर क्रिकेट टूर्नामेंट का विरोध किया था, क्योंकि वो जाति धर्म से परे हटकर देश को एक कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। मेरा आज आप लोगों से केवल एक सवाल है कि आप ये बताइए कि आज भारत में 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनलों की भरमार है। आज भारत में हजारों न्यूज़पेपर छपते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहाँ पर किसी के द्वारा बोला गया एक स्टेटमेंट पूरे भारत में तेज़ी से फैल जाता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए उस भारत की जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे डिवाइडेशन के पहले। न तो कोई न्यूज़ चैनल था, न तो लोगों के घरों में टीवी थे, न तो कोई न्यूज़पेपर था। उस वक्त गांधी जी के द्वारा बोला गया कोई भी शब्द पूरे भारत में मान्य होता था। आज ऐसा कोई नेता आप बता सकते हैं जिसकी बात हम सब मानते हो? आज गांधी जी ने जब कहा कि हमको विदेशी कपड़ों की होली जलानी है, तो लोगों ने अपने गरीब लोग थे उस वक्त, लेकिन अपने घरों के कपड़े निकाल कर आग में जला दिए। कि आज भारत में किसी भी नेता के अंदर इतनी ताकत है कि वो कहे और हम हमारे कीमती कपड़े जला दे? नहीं है। मेरा आपसे यही कहना है कि गांधी जी को कोसने के बजाय उनको समझिए। दांडी मार्च जब हुआ था नमक सत्याग्रह के लिए, गांधी जी के तहत उनके 78 सेवक थे जो इस यात्रा में शामिल थे। उस वक्त कांग्रेस, आज कांग्रेस से वो कांग्रेस अलग थी। सारे लीडर भारत में कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस के सारे बड़े लीडर अपने घरों में लिख के बैठे हुए थे, क्योंकि उनको जान का खतरा था, उनको जेल जाने से डर लग रहा था। लेकिन गांधी जी वो एकमात्र शख्सियत थे जो निकले बिना डर कर और नमक कानून तोड़ के दिखाया। आज हर नेता इस बात की कोशिश करता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी राजनीति में आ जाए, उसका पोता, उसकी पोती राजनीति में आ जाए, पैसा कमाए, सब कुछ करे। गांधी जी के कितने बेटों के नाम आप जानते हो? गांधी जी के कितने पोतों के नाम आप जानते हो? उस शख्स ने किस पोस्ट की तमन्ना करी? कुछ नहीं किया। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि उनके योगदान को अनदेखा न करें और उन्हें यथोचित सम्मान दें। बता दें।